ये है दिल्ली दर्पण। लेकिन लंबे समय से सुब्रमण्यम स्वामी जो है, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए, वो तो यहाँ तक बोलते हैं जो प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो चीन में अय्याशी करने जाते थे, वो अय्याशी शब्द बोलते हैं। अभी जो उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि ऐसे कई लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो मंत्री बने, जिन्हें प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ाया, वो उस प्रधानमंत्री सर हम बिस्तर हुए विषय सुब्रमण्यम स्वामी तो उनके शब्दों की बात करें तो पीछे तक उन्होंने शब्द बोल दिए। ऐसी इमेज ट्रंप की बन रही है अमेरिका भी, वो वहाँ भी उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो मोदी और ट्रंप तो एक जैसे ही हैं। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई ये आप व्यक्तिगत दोस्ती कब तक निभाते रहेंगे। आप जाकर बोल रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार, आपने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम करा दिया, 100 करोड़ रुपये जनता की फूंक दी आपने, और जब ट्रंप को आजमाने का समय आया तो लगातार आपको दोस्त हैं दोनों के, एक दूसरे के राज हो तो समझ में आता बराबरी हो जाए, लेकिन यहाँ तो लग रहा उल्टा है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हो आप अन्ना आंदोलन में, और इस बार का जो आंदोलन होगा उसमें मुझे ऐसा अंदेशा है कि वो आंदोलन जो है थोड़ा अलग हटके दिखाई देगा। आंदोलन आपको क्यों लगता है ऐसा कोई आंदोलन होगा? मुझे इसलिए लग रहा कि जो यूथ है वो कहीं ना कहीं जो है अपने को ठगा महसूस कर रहा है, उसमें कहीं ना आक्रोश है। हालांकि राजनीतिक दलों ने यूथ को जाति धर्म के नाम पर, आंदोलन भी जाति धर्म के नाम पर बांटते हैं। यूजीसी के मामले में आप देख रहे हैं आंदोलन चल रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र स्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दोस्तों, मोदी सरकार के लगभग तीसरा कार्यकाल ये चल रहा है। तीसरा कार्यकाल लगभग तीसरे कार्यकाल का तीसरा साल शुरू होने वाला है, और अपने इस तीसरे कार्यकाल में जितने सवाल प्रधानमंत्री मोदी और मोदी सरकार पर उठे हैं उतने पहले कभी नहीं उठे। आपने देखा कि किस तरह से जो ट्रेड समझौता हुआ अमेरिका और भारत के बीच में, उसको लेकर के सवाल हुए और विपक्ष ने आरोप लगाया कि जो भारत के हित हैं उनको ताक पर रख करके समझौता हुआ है, किसानों की अनदेखी हुई। तो उधर किसान इस मुद्दे को लेकर के आंदोलन की तैयारी में है, तो ये एक बड़ी चिंता है। लेकिन इससे भी चिंता जो एप्स्टीन का जो इंडियन वर्जन सामने आया है उसको लेकर के है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो लगातार सुब्रमण्यम स्वामी हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं, वो प्रधानमंत्री पर खुल्ला जिस तरह के आरोप लगाते आ रहे हैं, और उसी क्रम में अब एक नाम और निकल के आया है मधु किश्वर का। वो मधु किश्वर जानी मानी लेखिका हैं, पत्रकार रही हैं, और जिन्होंने मोदी नामा लिखा, मोदी की इतनी प्रशंसक रही हैं। लेकिन अब वो जितने और जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो बड़ा चौंकाने वाला है। लेकिन इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला ये है कि उनके इन बयानों पर कोई प्रतिक्रिया पार्टी की तरफ से क्यों नहीं आ रही है। जो महामानव जिनको पार्टी के लोग भी कहते हैं, उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगें और पूरी पार्टी शांत बैठी रहे, विपक्ष भी उस आक्रामक मुद्रा में दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये भी बड़ी अचंभे की बात है। और अचरज इस बात को लेकर के भी है कि अगर जो ये आरोप झूठे हैं, और जैसा कि कुछ मीडिया बंधु कहते भी हैं कि मधु किश्वर को राज्यसभा की सीट नहीं दी गई, इसलिए उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी भी लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो अगर वो जो आरोप लगा रहे हैं तो अब तक उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर जो वो आरोप झूठे हैं तो क्यों नहीं सुब्रमण्यम स्वामी पर और मधु किश्वर पर कोई कार्रवाई होती, क्यों नहीं उनको गिरफ्तार कर लिया गया? क्योंकि जिस तरह के आरोप हैं वो इसलिए भी बड़े गंभीर हैं कि जो महिलाओं के साथ यौन शोषण के मामले, जो आरोप जो लगाए जा रहे हैं, और वो भी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और इस पर सब चुप हैं। तो इन्हीं सब पर हम बात करेंगे आज। हमेशा की तरह आज फिर वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत हमारे साथ हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं कि ये जो इंडियन वर्जन आया है एप्स्टीन फाइल का, जिसमें हरदीप पुरी ने खुद स्वीकारा भी था कि वो वहाँ गए थे। दुनिया का सबसे बड़ा यौन शोषण का जो अपराधी है, जो घोषित अपराधी है, अमेरिका ने जिसको दोषी पाया गया है, और जो उसकी आधिकारिक फाइलें जो आई है, उसके बाद जो इंडियन एप्स्टीन फाइल में जो कुछ खुल करके सामने आ रहा है, इस पर जो चुप्पी है उस पर हम बात करेंगे। चरण सिंह जी, तो बड़ी गंभीर बात है, और गंभीर क्या चौंकाने वाली बात है कि इतने संगीन, इतने गहन आरोप लग रहे हैं। न तो विपक्ष उस ढंग से बोल रहा है, हमलावर है, और ना ही जो पार्टी के जो लोग हैं वो उसका बचाव कर रहे हैं। तमाम जो बीजेपी के मंत्री, नेता, निचले स्तर के कार्यकर्ता, जिनको ये उम्मीद की जानी चाहिए थी कि अगर प्रधानमंत्री पर कोई इस तरह के आरोप लगते हैं तो पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो जाता है। लेकिन इस तरह की चुप्पी को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए स्वामी, इसमें कहीं से दो राय नहीं कि यदि प्रधानमंत्री जी पर कोई आरोप लगते हैं तो विपक्ष के जो प्रवक्ता हैं
वो पूरी तरह से घेर लेते हैं उसे। लेकिन लंबे समय से सुब्रमण्यम स्वामी जो है, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए, वो तो यहाँ तक बोलते हैं जो प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, वो चीन में अय्याशी करने जाते थे, वो अय्याशी शब्द ही बोलते हैं। अभी जो उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि ऐसे कई लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में जो मंत्री बने, जिन्हें प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ाया, वो उस प्रधानमंत्री सर हम बिस्तर हुए बिछे। सुब्रमण्यम स्वामी तो उनके शब्दों की बात करें तो बिछे तक उन्होंने शब्द बोल दिए। सुब्रमण्यम स्वामी के मामले में लोग चलो ठीक है, लोगों को लगा होगा भाई महत्वाकांक्षा रही होगी, लेकिन ये जो मधु किश्वर वाला मामला सामने आया है, तो भाई ये तो हम लोग तो उनकी अंधभक्त बताते थे प्रधानमंत्री जी की। शुरुआती दौर यदि आप देखें 2014 का, तो वो तो प्रधानमंत्री जी को डिफेंड करती थी मधु किश्वर, और मोदी नामा भी लिखा उन्होंने। अब वो बोल रही है, उन्होंने यहाँ तक बोला कि 2014 के बाद में जो है जब विभिन्न कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री जी जाते थे, तो मैंने उनके बारे में जो सुना, जो मेरी बातें हुई हैं, तो मैं उनके कार्यक्रम में जाती नहीं थी, इतनी डरती थी। और ये जो मानसी सोनी वाला मामला जो सामने आ रहा है, उसमें तो वो यहाँ तक बोल रही कि मैंने उनकी सीडी भी देखी है, ये भी दावा करें कि मैंने सीडी देखी है। तो इतने गंभीर आरोप यदि देश के प्रधानमंत्री पर लग रहे हैं, तो या तो भाई उनकी गिरफ्तारी कीजिए, यदि वो गलत आरोप लगा रही हैं, या तो उनकी गिरफ्तारी कीजिए, या फिर देश की जनता को स्पष्टीकरण दीजिए। आप कोई अच्छा मधु किश्वर ऐसे भी नहीं कोई आम आदमी हो, बड़ी पत्रकार रही है और बड़ा नाम है, तो छोटा मोटा नाम तो है नहीं है। तो यदि उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो ये सीधा सीधा मामला स्वामी जी इस समय है क्या मामला कि हम लोग तो शुरू से ही बोलते रहे थे। मैं यदि आप मेरी बात करेंगे व्यक्तिगत रूप से, तो मैं शुरू से ही बोलता रहा था, मीडिया को हाईजैक करके सरकार ने जो है वो ज़मीनी मुद्दों को दबवाया, और सरकार के खिलाफ कोई कुछ भी बोलता रहा कि मीडिया जो प्रधानमंत्री जी की सरकार की वो ढाल बनता रहा। इस मामले में भी चित्रा त्रिपाठी जो है, जो इस समय ABP में है, तो वो भी एक तरह ढाल ही बन रही है प्रधानमंत्री जी की। वो उन पर आरोप लगा रही है कि साहब राज्यसभा में नहीं मिला, उम्र का जो ख्याल रखिए इस तरह से। तो भाई सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में क्यों नहीं बोली आप? अभी जो है एप्स्टीन में नाम आया प्रधानमंत्री जी का, उसमें क्यों नहीं बोली आप? ट्रेड डील में जिस तरह से किसान, अमेरिका की जो किसान हैं उनके लिए कृषि बाजार खोला है उसमें से, तो ये माना जा रहा है कि हमारे यहाँ के जो किसान वो तबाह हो जाएंगे। अमेरिका के किसान जो है जीरो टैरिफ पर जो है, अमेरिका के किसानों का जो उत्पाद है वो जीरो टैरिफ पर भारत में आएगा, तो भारतीय किसान क्या करेंगे भाई? आप कह रहे हैं हमने जो 18% टैरिफ जो है, नहीं बिल्कुल, वो जो ट्रेड समझौता था वो भारतीय किसानों के खिलाफ था। कहा जाता कि इसमें जो किसान है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन इतनी ये बात नहीं सरकार को समझ में नहीं आती। नहीं, वो जो उसकी जो जड़ है स्वामी जी, जड़ ये कि उसमें ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी का नाम एप्स्टीन फाइल में है, और हरदीप पुरी जब राजदूत हुआ करते थे, हरदीप पुरी जो है चीन में जब प्रधानमंत्री जी जाया करते थे, हरदीप पुरी ही सारी प्रधानमंत्री जी की व्यवस्था करते थे। ये आरोप सुब्रमण्यम स्वामी लगातार लगा रहे, और कह रहे भाई हरदीप पुरी में ऐसे क्या था कि सरकार बनती उन्हें मंत्री बना दिया गया। हरदीप पुरी का नाम जो है स्वामी जी में इसलिए भी मुझे थोड़ा आशंका लग रही है कि जब मैं स्वामी अग्निवेश जी के साथ में रहता था, वो भी कई बार लेते थे उनका नाम, और वो भी विदेश में जाते थे। तो हरदीप पुरी से मैंने क्या, मुझे भी एक लगभग इनकी कैसे नज़दीकी है। तो एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी का नाम आने के बाद में, प्रधानमंत्री जी का नाम आने के बाद में, ये तुरंत बाद में ये कृषि समझौता हुआ है। ये कृषि डील की जो ट्रेड डील हुई अमेरिका से, उसमें अमेरिका के किसानों के लिए भारतीय कृषि बाजार खोला गया। और मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि अमेरिका लंबे समय से कृषि बाजार खुलवाने का दबाव भारत पे बना रहा था, लेकिन भारत की किसी सरकार ने अमेरिका के दबाव में कृषि बाजार नहीं खोला। तो वह प्रधानमंत्री जी ने क्यों खोल दिया? तो आप पे अंदर से तो व्यक्त किया जाएगा ना। आप कुछ बोल ही नहीं रहे, आप एप्स्टीन फाइल में नहीं बोल रहे हैं। आप जो है अमेरिका के दबाव में आपने हमारे जो परंपरागत मित्र रहा रूस, उससे तेल खरीदना बंद कर दिया। इससे बड़ी शर्म की बात देश में क्या हो सकती है कि मैं थोड़ा सा और बताऊं, अमेरिका से आपको अनुमति लेनी पड़ी रूस से ट्रेड डील मतलब तेल खरीदने की। तो ये जो जिस तरह के सारे मामले आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साध रखी, तो ये बड़ा प्रश्न इस समय जो है जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा। आप ये कह सकते हो इस समय कि मैं विपक्ष क्या कर रहा है भाई? विपक्ष जो है कि साहब कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, राहुल गांधी जो है, और कह रहे हैं सरकार में जो है अराजकता है, तमाम आरोप उस विपक्ष लगा रहा है। इतने गंभीर आरोप प्रधानमंत्री जी पर, इतने मुद्दे देश में,
ये ट्रेड डील का मुद्दा, एप्स्टीन का मुद्दा। मैं दोबारा एप्स्टीन पे जाता हूँ। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा भी था, उनका एक बयान सामने आता है कि मोदी जी मेरे मित्र हैं, नहीं तो मैं उनका कैरियर चौपट कर सकता हूँ। हाँ, मैं जब चाहूँगा तो उसको उसी धमकी के रूप में दिखाया जा रहा। तो वो ऐसा उनके पास क्या है, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही मामले होंगे। तो अभी जी मुझे लगता है जैसे गली मोहल्ले की राजनीति हो रही है। प्रधानमंत्री की जो भाषा होती है, प्रधानमंत्री जी का जो रवैया है, जब शुरुआती दौर में जब प्रधानमंत्री विदेश में जाते थे तो वहाँ क्या करते, भारतीय मूल के लोगों को इकट्ठा करते थे, अपना भाषण वहाँ ठोक दिया, और यहाँ का जो गोदी मीडिया मोदी महिमामंडल में लग गया। लोग कहते थे साहब विदेश नीति में तो कहते नहीं, जब जिसमें विश्व गुरु हो गए, पूरी दुनिया में डंका गार्ड जो है बजा दिया है भारत का, और तमाम जो, अरे भाई कहाँ है डंका वो आपका। अभी जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ, उस टुच्ची से देश के साथ में तमाम देश खड़े हो गए। टर्की उनके साथ पाकिस्तान के साथ में खड़ा था, चीन भारत पाकिस्तान के साथ में खड़ा था, अमेरिका का जो है मौन समर्थन था आपके साथ में खुलकर। आतंकवाद के मुद्दे, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, एक देश जो है खुलकर ये नहीं बोल पाया, वो आतंकवाद की निंदा नहीं कर पाया। और अमेरिका जिसके आप पिछलग्गू बने हुए हैं, ये अमेरिका पाकिस्तान को भी दोष बता रहा था। अमेरिका की एक बार ये नैतिकता नहीं हुई कि भाई भारत में जो आतंकी हमला हुआ है, पाकिस्तान उसके बारे में क्या बोल रहा है। आतंकवाद तो फैल रहा था ना, पहलगाम आतंकी हमला हुआ था ना उसमें, और सीज फायर का और उसने श्रेय ले लिया डोनाल्ड ट्रंप। इसका भी जवाब नहीं मिला कि इतना अटैक कहां से आ गया। सीज फायर का ट्रंप जो है श्रेय ले रहे हैं, 50% टैरिफ लगा दे रहे हैं, और फिर जो है दबाव डालकर रूस से तेल खरीदना बंद कर दे रहे हैं। और अभी कल परसों पता क्या बोला ट्रंप ने, वो तो यहाँ का जो गोदी मीडिया है वो चलाता नहीं है। ट्रंप ने बोला भाई मोदी और मैं मिलकर सब देख लेंगे, और कि मोदी और मैं ही दो लोग ऐसे हैं दुनिया में जो काम करते पूरा कर कर छोड़ते। अरे भाई लेकिन ये मैं बात तो ठीक कह रहे हैं। मैं इस मायने में कह रहा हूँ कि जो इमेज और जो चर्चाएं जो भारत में हो रही हैं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, जो मेन स्ट्रीम मीडिया को आप छोड़ दीजिए, जो सोशल मीडिया के जितने भी चैनल हैं या जो मेन स्ट्रीम के 2-3 बड़े चैनल हैं, जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं, ऐसी इमेज ट्रंप की बन रही है अमेरिका में। अमेरिका भी वहाँ भी उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो मोदी और ट्रंप तो एक जैसे ही हैं। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई ये आप व्यक्तिगत दोस्ती कब तक निभाते रहेंगे। आप जाकर बोल रहे हैं अब की बार ट्रंप सरकार, आपने नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम करा दिया, 100 करोड़ रुपये जनता की फूंक दिया आपने, और जब ट्रंप को आजमाने का समय आया तो लगातार आपको दोस्त हैं दोनों के, एक दूसरे के राज हो तो समझ में आता बराबरी हो जाए, लेकिन यहाँ तो लग रहा उल्टा है। दोस्ती कहाँ, दोस्ती ट्रंप कहाँ उल्टा हो रहा है। मतलब जैसे ऐसा लग रहा है कि एक के पास राज ज्यादा है, एक के पास कुछ नहीं है। ट्रंप तो लगातार मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री जी को अपमानित कर रहा है। अरे भाई प्रधानमंत्री जी अब तो बोलिए, अभी घसीट लिया आपको अमेरिका के इस बयान ने, आपको इजराइल अमेरिका के साथ में खड़ा कर दिया है। और जो ईरान हमारा परंपरागत जो दोस्त रहा है, और जिस ईरान ने रुपए में हमें जो है तेल दिया, गैस दी, और जिस ईरान ने जो है ये कहता था भैया तुम पहले से बेच लो, हाँ, इस्तेमाल कर लो, रुपए में पैसे दे रहा है, और वो जो पैसा आएगा वो हमें दे देना। और वो ईरान की देखिए, ईरान ने अभी भी दोस्ती निभाई। ईरान ने बोला अभी जब आपके स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जब आपके तेल के और गैस के टैंकर फंस गए, तो उसने कहा आपके भारत को, पाकिस्तान को, इराक को, अमेरिका को, रूस को, अमेरिका कह रहा हूँ चीन को, रूस को दोस्त बताते हुए उनके टैंकर जाने दिए। तो दोस्ती अभी भी निभाई। लेकिन एक टेक्निकल मामला और देखिए, ये सरकार जो है अब जनता में श्रेय ले रही कि साहब देखो मोदी जी ने दोनों देशों को साथ रखा है, इधर इजराइल को भी साथ रखा है, ईरान को भी साथ रखा। लेकिन ईरान के राजदूत ने बयान दिया है कि ये जो गैस और तेल के टैंकर हमने भेजे हैं, ये भारत की जनता की वजह से भेजे हैं। भारत के लोगों ने इस युद्ध में हमारा बहुत सपोर्ट किया है। देखिए अभी विरोध जी जो है ये इस बात में तो है कि जो भारत का जो जनमानस की हम बात करें, शुरू में कुछ चर्चाएं ज़रूर उठे थे कि भाई जो उनके सबसे बड़े जो जिनको मारा गया पूरे परिवार सहित, वहाँ ईरान पर मौत हो रही है तो क्यों नहीं करिए, क्यों करें। लेकिन पब्लिक परसेप्शन अब ये बना है कि भाई ईरान की इमेज बड़ी है। इतने दिन युद्ध होने के बाद जिस तरह से अमेरिका घुटनों पे आ गया है, वो दिखावटी आंकड़ों उसमें बाकी है। अब वो जिस तरह के समझौते करने की कोशिशों में लगा हुआ है, जो अमेरिका की सुपर पावर की जो शक्ति, जो एक इमेज थी वो डाउन हुई है। हमारे विश्व गुरु की इमेज पे भी कुछ ना कुछ धब्बा लगा एक तरह से। लेकिन ईरान तो हीरो हो गया। अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हमारे प्रधानमंत्री ने। आज के तारीख में दुनिया में यदि नायक के रूप में उभरा तो ईरान उभरा है। ईरान की क्या औकात है अमेरिका के सामने। लेकिन उसने कहा मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं।
अमेरिका को बल्कि झुकाने के लिए मजबूर कर दिया। आज अमेरिका सीज फायर का प्रयास कर रहा है, शांति प्रस्ताव की बात कर रहा है, उसमें से तो किसने मजबूर किया? ईरान ने किया। अभी हमारे विदेश मंत्री जी बोल रहे हैं चीन के मामले में साहब हमसे 10 गुना ताकत है चीन की, हम कैसे मुकाबला कर लेंगे? अरे ईरान से कुछ सबक लीजिए, ईरान से तो 20 गुना ताकत है अमेरिका की। लेकिन ईरान ने तब से ये तैयारियां शुरू कर दी थी गुपचुप तरीके से, जब वहाँ इराक पर हमला हुआ। और क्या, इराक के साथ लंबे 10 साल तक लड़ा है। जिस तरह का टेंस और जिस तरह का प्रभाव गल्फ कंट्रीज़ में अमेरिका का बढ़ा रहा था, वो उसकी कोशिश थी कि जितना भी तेल भंडार हैं वो उन पर कब्जा कर ले, उन पर उनका प्रभाव हो। तो ये दिन शायद आ सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए ईरान ने बहुत साल पहले, मतलब 15-20 साल पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी, और उसकी ये तैयारियां आज काम आ रही हैं। ईरान तो अब हमारे प्रधानमंत्री क्या तैयारी कर रहे हैं? वही तो सवाल है। शुरू से जब से आए वो आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। अरे भाई आप आत्मनिर्भर बने, अच्छा देखिए आप कितने आत्मनिर्भर बने सब देख रहे हैं, लेकिन आपको ये तो देखना चाहिए था कि आप जब आपको पता है युद्ध का एक माहौल है, कभी भी इजराइल जो है ईरान पर हमला कर सकता है, कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। अरे कौन सी आपको रिवार्ड लेता भाई? आप जो है इजराइल पहुंच गए और आपके जाने के तुरंत अगले दिन जो इजराइल ने हमला कर दिया। उसके बाद में सुप्रीम लीडर मारा जाता है ईरान का, आप निंदा नहीं कर पाए। 180 बच्चियाँ मार दी इजराइल ने, जो हमला किया स्कूल पर टारगेट करके 180 बच्ची मारी गई। तो सत्य के साथ तो रहना चाहिए। तो निंदा करनी चाहिए। आप उसको छोड़ दीजिए, कौन आपका दोस्त है कौन आपका मित्र है। अगर दोस्त भी अगर कुछ गलत करे तो आपको रेट करना चाहिए। फिर अभी अच्छा एक चीज़ और करी प्रधानमंत्री जी ने, इजराइल में जब संसद में जाकर भाषण दिया उन्होंने, आप कह रहे साहब इजराइल की तकनीकी गाँव-गाँव पहुँचाएंगे। अरे आपको बोलना चाहिए था कि इजराइल के गाँव में हम बुद्ध का संदेश पहुँचाएंगे। हम युद्ध नहीं बुद्ध की बात करते हैं, हम शांति की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं। हम जो है महात्मा बुद्ध के अनुयायी हैं, महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। आपको वो भाषण देना चाहिए था। आप कह रहे नहीं साहब हम तो शांति की बात कर। अरे अब जब आपको मौका मिलता है तब तो आप बोलते नहीं हो। आप इजराइल की ब्रांडिंग करने लगे वहाँ पर। प्रधानमंत्री संसद में भी आपको बोलने को मौका मिला है, तो आप कह रहे हैं कि इजराइल की तकनीक को भारत के गाँव-गाँव पहुँचाएंगे। अरे आपको बोलना चाहिए कि भारत की जो नीति रही है, भारत की जो नीतियाँ रही है, भारत की जो दृष्टिकोण रहा है, अब उसकी बात करते हैं। कुल मिलाकर स्वामी जी, ये देश का इस समय दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री जी लगातार जो है वो अमेरिका के दबाव में हैं और लगातार जो है वो सवालों से बच रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि आज की तारीख में जितनी जिम्मेदार, यदि देश बर्बाद होता है, जितना देश गर्त में जा रहा है, जितना जिम्मेदार देश की सरकार है, उससे कहीं जिम्मेदार देश का गोदी मीडिया है। अरे भाई मीडिया की क्या जिम्मेदारी होती थी? मीडिया का काम ये होता है कि सरकार में जो खामियां है उसे निकाल कर जनता तक पहुंचाए। ये देश का मीडिया से प्रवक्ता बन रहा है देश की सरकार का। इस सरकार का प्लस पॉइंट क्या है? इस सरकार का प्लस पॉइंट ये, इसने मीडिया आज हाईजैक कर रखा है और जो जितनी भी कमी है उसे मीडिया छिपा लेता है। और जो चीज़ें आगे मार्केट में आनी चाहिए, जो ज़मीनी हकीकत है, जो ज़मीनी सच्चाई है, या देश हित में जो मुद्दे हैं, उन्हें मीडिया दबा देता है। भाई क्यों नहीं अभी प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगे हैं, क्यों नहीं? चलिए वो तो मीडिया पे तो सवाल उठ ही रहे हैं, मीडिया की निष्पक्षता पे। विपक्ष भी कहाँ अपनी जिम्मेदारी निभा पा रहा है। और उससे भी बड़ी बात, जनता के मन में भी ये बैठ चुका है लगभग कि सारे पॉलिटिकल दल ऐसे ही हैं। कांग्रेस भी कम नहीं है, उसके टाइम पे भी इस तरह के बहुत सवाल उठे। किस दल पर भरोसा करे, एक ये भी तो है। और यही वजह है कि जब भी धरने प्रदर्शन होते हैं, बड़े बड़े आंदोलन होते हैं, तो ज़्यादातर होता ऐसा है कि किराए की भीड़ लेके जानी पड़ती है। लेकिन अगर सच में लोग इस बात को समझें, परखें, सही गलत पर रिएक्ट करें, तो मुझे लगता है कि उसका बड़ा असर होगा। लेकिन अब जनता ने भी रिएक्ट करना बंद कर दिया है, और यही वजह है कि जनता ऐसी जगहों पे पहुंचती नहीं है, ऐसे मुद्दों पे इंटरेस्ट नहीं लेती है। और उस समय जो गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, जो उसने बता दिया वो ठीक है, और वो एक जो पब्लिक परसेप्शन है, जो सरकार के पक्ष में जो माहौल है, वो बनता चला जाता है। स्वामी आंदोलन हो पा रहा है देश में। मैं वही तो कह रहा हूँ, आंदोलन जनता करती है, तो जनता तो शामिल नहीं होती। ये जो विपक्ष के दल हैं, इन्हें सबको सत्ता चाहिए, समझे। और एक चीज़ और है, ऐसा भी नहीं कि केंद्र सरकार के लिए जो है देश में सरकार बनाने के लिए ये लोग एकजुट होकर प्रयास कर रहे हैं। माना उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को सत्ता चाहिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को सत्ता चाहिए, कांग्रेस को माना तेलंगाना में चाहिए, अरविंद केजरीवाल को पंजाब में, दिल्ली में चाहिए।
तो वो अपने राज्य तक सीमित हैं, उन्हें अपने राज्यों में फोकस है, उन्हें मतलब नहीं केंद्र सरकार क्या कर रही है, केंद्र सरकार को हटाने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए उसमें से। आप मुझे ये बताइए, समाजवाद के प्रणेता हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उनका नारा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं संसद आवारा हो जाती है। तो आज देश की संसद इसलिए आवारा है कि सड़कें सुनसान है। विपक्ष परिवर्तन की बात तो करता है, विपक्ष तमाम आरोप इस सरकार पर तो लगाता है। अरे भाई, आप आंदोलन नहीं करेंगे, आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे, आप जमीनी मुद्दे नहीं उठाएंगे, आप मुझे बताइए संसद में। वो तो कहते हैं कि मीडिया दिखाते नहीं, तो आप मीडिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं क्या? फिर मीडिया क्यों? अरे भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि जितने आप सड़कों पर, जब इमरजेंसी लगी, लोग 1.5 साल तक जेल में बंद रहे थे, उस समय भी यही अघोषित आपातकाल था, लेकिन उस समय तो गांधी ने घोषित ही कर दिया था, इंदिरा गांधी ने। तो उस समय कितना प्रतिबंध था मीडिया पर, लेकिन मीडिया की फिर बाद में मजबूरी बनी। जब आंदोलन होंगे, लोग सड़कों पर उतरेंगे, तो क्यों मीडिया की तो मजबूरी हो जाती है। क्या किसान आंदोलन को दिखाना मजबूरी नहीं हुई थी? अंतिम समय में भले ही मीडिया जो है वो किसान आंदोलन को एक्सपोज करने, मजाक बनाने गया हो, लेकिन जब राकेश टिकैत जब गाजीपुर बॉर्डर पर रोए, तो ये तो मेन मीडिया ही था ना, जिसे जो बच रहा था दिखाना पड़ा उसे, और उसी का फायदा मिला राकेश टिकैत को। पश्चिम उत्तर प्रदेश के सारे किसान जो है रातों रात आए, और वो कि जो है अगले दिन जो है पूरा माहौल बन गया। तो मीडिया की मजबूरी हो जाएगी, आप कुछ करेंगे। अभी मुझसे विभिन्न कार्यक्रमों में लोग बोलते हैं, अरे भाई ये सरकार जो है लाठीचार्ज करा देती है, जेल में डाल देती है, गंभीर धारा में जो है मुकदमा दर्ज करा देती है। मैंने कार्यक्रम में बोला, उसमें समाजवादी इकट्ठे थे, उसमें एक देश के अच्छे बड़े बड़े समाजवादी थे, नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं उसमें। मैंने, आप मुझे ये बताइए कि जो लोग कभी लड़े ही नहीं, जिन लोगों का इतिहास जो है अमेरिका की चाटुकारिता का रहा है, और जो समाजवादी, चाहे आज़ादी की लड़ाई रही हो, जेपी आंदोलन रहा हो, कोई भी बदलाव रहा हो, जिसमें वो समाजवादियों ने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वो समाजवादी कह रहे हैं कि साहब लाठीचार्ज करा देंगे, डंडे मुकदमा दर्ज करा देंगे। तो मैंने बोला कि हिंदुस्तान की एक राजनीतिक पार्टी मुझे बता दीजिए जिसका एक भी नेता जो आंदोलन के नाम पे जेल में बंद हो। सबसे किसी का कोई जवाब ही नहीं हुआ उसमें से। अरे भाई, ये तो मैं तो, अब यदि आप मेरी व्यक्तिगत बात जानेंगे, ये तो कमज़ोर लोग हैं। कमज़ोर लोगों को आपने जो है मौका दे रखा है, इसलिए क्योंकि आप जो एक चीज़ और मैं बताऊँ आपसे, जब बात चल रही है, कुलदीप नैयर बहुत बड़े पत्रकार हुए हैं। कुलदीप नैयर ने एक आर्टिकल लिखा था किसी समय में कि वंशवाद और परिवारवाद पर टिका हुआ जो नेतृत्व है, ये किसी समय में देश के लिए बहुत घातक साबित होगा। आज वो स्थिति आ गई है। विपक्ष में जो विपक्ष के दल जो है ये वंशवाद पर टिके हुए, परिवारवाद पर टिके हुए। आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी देख लीजिए, आप जो है कांग्रेस देख लीजिए, आप चलिए जाइए तमिलनाडु में देख लीजिए स्टैलिन की पार्टी देख लीजिए, आप जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला की पार्टी देख लीजिए, आप महाराष्ट्र में चले जाइए शरद पवार की थी, अजित पवार। ये सब परिवारवादी वंशवादी लोग हैं, इनमें लड़ने का दम नहीं रहा। इन लोगों में वो दम नहीं है जो जिसमें बदलाव ला जा सके, परिवर्तन लाया जा सके। ये वातानुकूलित कमरे में बैठ के, बंगलों में बैठकर ये बदलाव की बात करेंगे। मेरा अपना मानना ये है, यदि आप मेरी व्यक्तिगत राय जानेंगे, ये जो विपक्ष है इसमें बदलाव का दम नहीं है। सत्ता परिवर्तन अलग हो जाए, सत्ता परिवर्तन क्या होगा, ये लोग काम कर रहे हैं, ये सब अजमाए हुए लोग हैं। ये जितनी भी विपक्ष की पार्टियाँ हैं इनमें कोई सत्ता में नहीं रहा क्या? ये लोग सारे सत्ता में रहे हैं, सारे अजमाए हुए लोग हैं। मेरा अपना मानना यह है कि किसी आने वाले समय में देश में एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होगा और उस जन आंदोलन के माध्यम से ही देश में बदलाव होगा। और एक चीज़ और बताऊँ आपसे, नेपाल में जो बदलाव हुआ आपने देखा जिस तरह से हुआ। हालांकि मैं नेपाल की जो है बात देश में नहीं करना चाहूँगा, वो तरीका गलत था। हम लोग जो है लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हम संविधान की बात करते हैं और हम जो संविधान के दायरे में रह के आंदोलन की बात करते हैं। लेकिन इस बार देश में यदि कोई जन आंदोलन खड़ा हुआ और जन आंदोलन के माध्यम से देश में बदलाव हुआ, तो ये जो विपक्ष में बैठे हुए जो लोग हैं, जो आज जो लाठी खाने से डर रहे हैं, जेल में जाने से डर रहे हैं, जिन्हें गंभीर धाराओं में FIR दर्ज हो जाएगी उसका डर है, तो इन लोगों को मौका नहीं मिलेगा। जो लोग जन आंदोलन में खड़े होंगे, जो लोग बदलाव करेंगे, आने वाले समय में देखना वही सत्ता परिवर्तन करेंगे और वो सत्ता पर काबिज होंगे। अब ये वो लोग नहीं रहे। लेकिन ऐसा आंदोलन हुआ भी तो हमने देखा, अन्ना आंदोलन के बाद दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हुआ, पंजाब में भी पहुंच गई, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, लेकिन वो भी आम पार्टियों की तरह निकली। नहीं, उस पर भी यदि उस आंदोलन की आप बात करेंगे, उस आंदोलन में मैं काफ़ी करीब से मैंने देखा था। अन्ना का ये कहना था उसमें कि 2019 में हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे उस आंदोलन के माध्यम से।
और हो सकता है 2019 तक यदि वो आंदोलन चलता तो देश में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता। उस दौर में आप देख लीजिए, सांसदों के घेराव होने लगे थे, नेता डरने लगे थे, नेता जो अच्छी बात बोलने लगे थे, जनता के बीच में जाने की बात बोलने लगे, एक बदलाव तो देश में देखने को मिला था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक रणनीति के तहत में पार्टी बना लिया जो है, दिल्ली को कब्जाने के लिए वो राजनीति में उतरा है, और फिर भारतीय जनता पार्टी ने उसे बुलाया। तो मेरा मानना ये, यदि वो आंदोलन 2019 तक चलता, हो सकता भारतीय जनता पार्टी को बुलाने का मौका नहीं लेकिन मिलता। अब कोई ऐसी नई पार्टी आ जाए तो लोग भरोसा कैसे करेंगे एक नई उम्मीद के साथ कि भाई नई पार्टी आई है, अलग राजनीतिक पार्टियों से अलग हटके है, लोगों ने बढ़ चढ़ करके साथ दिया। इतना बड़ा जनमत तो शायद किसी सरकार को किसी स्टेट में नहीं मिला होगा दुनिया में। सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती पार्टी अगर कोई हुई तो वो आम आदमी पार्टी हुई। मतलब समर्थन देने में जनता ने कमी नहीं करी, लेकिन बाद में जनता तो अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। अब कोई जन आंदोलन खड़ा हो भी पाएगा क्या? क्योंकि सवाल वही हो जाता है कि एक राजनीतिक पार्टियों से, राजनीतिक नेताओं से जो जनता का भरोसा बड़ा मतलब जो डमाडोल हुआ है, वो हर आंदोलन को अब शक की नज़र से देखेंगे। तो ऐसे में तो उस अगर आप जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं कि बदलाव होगा, वो आंदोलन उसकी अगुवाई कौन करेगा? देखिए मैं बताऊँ आपको, आंदोलन अगर उसको खुली भेड़ की तरह नहीं छोड़ सकते ना जी, इसमें कहीं से दो राय नहीं। अरविंद केजरीवाल ने आंदोलन का नुकसान किया है। आज यदि आप आंदोलन करते हैं तो लोग कह लेते हैं ये केजरीवाल बनेगा, इस तरह की बातें हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं। लेकिन आपने देखा होगा पिछले दिनों मोदी सरकार के बारे में ये माना जाता ना कि ये किसी आंदोलन को मानती नहीं है, लेकिन किसान आंदोलन झुकाया सरकार को। किसान आंदोलन में जिन लोगों ने ड्राइवरों ने झुका दिया, ड्राइवरों ने झुका दिया। तो ऐसा नहीं है, यदि कोई आंदोलन होगा तो सरकार भी झुकेगी। देखिए अब लोग विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन लोग तो इस पर, जब रोजगार नहीं होगा देश में, खाद्यान्न का संकट हो जाएगा, चारों ओर व्यवस्था फैल जाएगी, सिस्टम जो है आप देख रहे किस तरह का जो है ढुलमुल सिस्टम इस समय देश में है, तो क्या करेंगे लोग? सड़कों पर उतरेंगे ना। लेकिन हाँ ये कह सकते हो आप अन्ना आंदोलन में, और इस बार का जो आंदोलन होगा उसमें मुझे ऐसा अंदेशा है कि वो आंदोलन जो है थोड़ा अलग हटके दिखाई देगा। इस आंदोलन में एक खासियत ये रहेगी, पूरे आंदोलन आपको क्यों लगता है ऐसा कोई आंदोलन होगा? मुझे इसलिए लग रहा कि जो यूथ है वो कहीं ना कहीं जो है अपने को ठगा महसूस कर रहा है, उसमें कहीं ना आक्रोश है। हालांकि इन राजनीतिक दलों ने यूथ को जाति धर्म के नाम पर, आंदोलन भी जाति धर्म के नाम पर बांटते हैं। यूजीसी के मामले में आप देख रहे हैं आंदोलन चल रहा है, उधर कुछ लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, कुछ यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं। उधर जो है कोई किसी ने कोई दलित के नाम पे आंदोलन कर रहा है, कोई ओबीसी के नाम पे कर रहा है, कोई सवर्ण के नाम पे कर रहा है, कोई हिंदू के नाम पे कर रहा है, कोई मुस्लिम के नाम पे कर रहा है। लेकिन मेरा मानना ये कि आने वाले समय में देश के समाज के लिए सारे लोग जो है देश को जाति धर्म से ऊपर उठकर आज़ादी की लड़ाई की तर्ज पर देश में आंदोलन करेंगे, और होगा, युवा करेंगे। आप देख लेना देश में युवा ही आंदोलन होगा और बदलाव होगा, क्योंकि लोग कब तक झेलेंगे भाई लोगों की। चलिए हम वापस आते हैं जी, उसी इंडियन एब्सटेंट फाइल पर आते हैं। क्या लगता है आपको कि जो सवाल जिस आक्रामकता के साथ पूछे जा रहे हैं कि भैया अगर ये जो आरोप गलत है मधु किश्वर के, सुब्रमण्यम स्वामी के, तो इन पर कार्रवाई करो, इनको अरेस्ट करो। अब अरेस्ट कार्रवाई करना तो छोड़िए, आप बोल ही कुछ नहीं रहे हैं। मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। अब इस मुद्दे को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं भी क्योंकि यही बोल रहा हूँ। पब्लिक, ये सवाल तो पब्लिक में भी जा रहा है। मैं भी यही बोल रहा हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी और मधु किश्वर जी की जो इनकी बातों में कहीं ना कहीं दम है, इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बोल रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं हिंट दे दिया कि आपको नहीं बोलना। लेकिन विपक्ष के नेता क्यों नहीं बोल रहे? चलो भारतीय जनता पार्टी के नेता छोड़ दो, इतने बड़े बड़े उनकी भी कई फाइलें खुल जाएं शायद, तो विपक्ष नेता भी कहीं नहीं इसी तरह के। अरे भाई इस समय ये माना जा रहा है कि नेता नगरी में जो है चरित्रहीनता का जो है वो दौर चल रहा है इस समय। अब ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगते रहे, और भी तमाम पार्टी के नेताओं पर आरोप लगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में इसलिए ज़्यादा लग रहे। ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी लगा, कुलदीप सेंगर पर भी लगा, अब खुद प्रधानमंत्री जी पर लगा आरोप लग रहे। अरे भाई प्रधानमंत्री जी तो इस देश के जो है जो सबसे, देखिए आरोप लग जाना एक अलग बात है, लेकिन आरोप लगने के बाद उस पर कोई रिएक्ट नहीं होना, कोई कार्रवाई नहीं होना, ये तो स्थिति को और जो संदेहास्पद बना रहा है। हमारे समाज में ये माना जाता है कि यदि किसी पर कोई आरोप लगता है, वो चुप्पी साध लेता है, तो वो आधा आरोप जो है कहीं ना कहीं साबित हो जाता है। भाई उसका रिएक्शन तो होना चाहिए ना उसको। अरे भाई आपको लग रहा मधु किश्वर जो है, सुब्रमण्यम स्वामी आप पे गलत आरोप लगा रहे हैं, वही प्रधानमंत्री जी को, कोई विधायक है, विधायक सांसद पर आरोप थोड़ी लग रहा है।
प्रधानमंत्री पर आरोप लग रहा है, जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, और उनके अपने ही लोग रहे हैं, जिसे जो करीबी रहे प्रधानमंत्री जी को जो भारतीय जनता पार्टी के नेता समर्थक विश्व गुरु की संज्ञा देते हैं। कहते साहब पूरी दुनिया में डंका, ऐसे पहली बार हमें ऐसा प्रधानमंत्री बनाया जिसने पूरी दुनिया में डंका बजा दिया है। आप तो लोगों की बात तो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि काम मानते हैं। हालांकि अभी भी ये जो अभी जब अंधभक्ति तो रही है, ये मोदी किस पर क्या है, अंधभक्ति रही है ना मोदी की। अब ये आज आलोचना कर रही, कुछ पत्रकार भी हैं हमारे साथी जो कभी महिमा मंडन करते थे, प्रवक्ता बनते रहे मोदी के, आज जो है खरी खरी सुना रहे हैं। आ रहे कुछ अर्नब गोस्वामी की पिछली बार भाषा देख लेते हैं आप। एक अपना सिन्हा साहब है, पाठशाला चलाते थे, अब उनकी पाठशाला सुनने में दूसरा अब थोड़ा मजा आ रहा है उनकी सुनने में। ऐसा नहीं, जमीर जाग रहा है। लेकिन मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील करना चाहूँगा, इस देश के लिए पत्रकारों ने, लेखकों ने, शिक्षकों ने बड़ा काम किया है। और पत्रकार विशेष रूप से मीडिया जो है आज़ादी की लड़ाई में जब कोई बदलाव हो रहा, बड़ा काम करते रहे। अब तो कम से कम जमीर जगाइए। कितने ऐसे मामले हो रहे हैं, हमारे बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं इसी सिस्टम में। अभी हम चर्चा कर रहे थे, हरियाणा में MS कर रही थी लड़की बेचारी, सिस्टम ने वहाँ इतना उसे मजबूर कर दिया, सुसाइड कर ली उस लड़की ने। तो हमारे बच्चे नहीं प्रभावित हो रहे। इस समय जो माहौल है देश में, जो सिस्टम के खिलाफ सारे लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। और विशेष रूप से जो हमारे मीडिया के साथी है जिन्होंने ज़मीर बेच रखा है, अरे साथियों, यदि अभी भी नहीं चीज़ों को अपनी दुरुस्त किया, अभी भी जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो इतिहास में ये दौर सबसे कलंकित दौर माना जाएगा मीडिया के लिए और नेताओं के लिए। चलिए, बिल्कुल। तो सीधे सीधे सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। और सिस्टम कौन सा? इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठे, इस देश में चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, इस देश में CBI ED जांच एजेंसियों पर सवाल उठ रहे हैं। तो ऐसे में अगर इतने बड़े स्तर पर इस तरह के सवाल उठें और उन सवालों का कोई जवाब ना मिले, तो इसका सीधा असर जो नीचे जाता है। नीचे भी आप देखेंगे, अगर प्रशासनिक निचले लेवल पे आप जाएंगे, आप पुलिस में चले जाइए, आप MCD में चले जाइए, आप DDA में चले जाइए, आप कितनी शिकायतें कर लीजिए, कोई असर नहीं होगा, RTI का जवाब नहीं मिलेगा। तो इस कदर जो सिस्टम है वो मनमाना हो चला है कि आम जनता उसमें पिस रही है। और अगर वो अपनी शिकायत लेकर जाती भी है तो कोर्ट का क्या हाल है, कोर्ट का भी हाल हमने दिखाया। तो ऐसे में इस सिस्टम के खिलाफ क्या एकमात्र इलाज यही है कि जनता खुद खड़ी हो और दलगत भावनाओं से अलग हट करके आंदोलन की राह पकड़े, सही को सही कहे, गलत को गलत कहे। माध्यम कुछ भी हो सकते हैं, रिएक्ट करिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, जहाँ कहीं मौका मिले रिएक्ट कीजिए, जगिए, जगाइए और एक जल आंदोलन को, इस देश को पटरी पर लाने का औजार बनाइए। बहुत बहुत नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।